जब मैंने अपने मिलने वालों एंड फ्रेंड्स से ये क्वेश्चन पूछा कि आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करते हो, लोगों ने मुझे जवाब दिया कि राहुल ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी बड़ी अच्छी कैटेगरी है, इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर के पास। मैंने बोला अच्छा ठीक है, वो तो समझ में आता है मुझे, लेकिन फिर भी आप इन्वेस्ट क्यों करते हो? तो मुझे एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। और अगर आपको भी आंसर नहीं मालूम है कि क्यों फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स क्यों एक अच्छी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, तो अगले 30 सेकंड्स में मैं आपको डेटा के साथ ये दिखाने वाला हूं। और साथ ही इस वीडियो में हम लोग 45 से भी ज़्यादा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करके एज इन फिल्टर करके टॉप 2 और 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम राहुल जैन है, मैं सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। आप इस चैनल को फ्री में फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे और भी चैनल्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने सबके लिंक इस वीडियो के नीचे दिए गए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना मेक सेंस। उसके लिए आप स्क्रीन पे मेरे डेटा देखिए, पिछले 10 साल का डेटा है 2015 से 2025 तक। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, 2015 में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और रैंक नंबर 1 बनी थी। नंबर 2 पे था मिड कैप, नंबर 3 पे था लार्ज कैप और नंबर 4 पे था माइक्रो कैप। माइक्रो कैप 2015 में 24.6% से क्रैश हो गए थे। अब जरा इमेजिन करो 2015 में अगर किसी ने माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करा होगा तो उसकी तो पैंट टाइट हो गई होगी, राइट। 2016 में आप देखिए मिड कैप नंबर 1 हो गए, स्मॉल कैप रिवर्स हो गए, चौथे नंबर पे चले गए और 0.5% के ही रिटर्न दिए। इसी तरह से अगर आप पैटर्न देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हर साल कोई ना कोई डिफरेंट कैटेगरी आउट परफॉर्म करती है। 2020 से 2024 तक अगर आप देखोगे माइक्रो कैप ने आउट परफॉर्म करा लगातार 5 साल तक। और फिर 2025 में क्या हुआ, अभी जो साल पिछला गया है 19.9% का करेक्शन। अब जरा सोचो इन्वेस्टर्स कैसे बायस हो जाते हैं। वो जब देखेंगे कि 2024 में भी अच्छा परफॉर्मेंस करा, 23 में भी करा, 22 में भी करा, 21 में भी करा, 20 में भी करा, तो उनका मेंटालिटी बन जाएगा कि यार माइक्रो कैप तो अच्छी कैटेगरी है, हर साल बढ़िया रिटर्न देती है, इसी में लगाओ पैसा। और जिसने 2025 में पैसा लगाया उसका पैसा 19% से डूब गया। स्मॉल कैप की हालत भी बहुत खराब रही 2025 में। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हर साल कौन सी कैटेगरी परफॉर्म करेगी ये हमें नहीं मालूम। हम पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर नहीं बता सकते। हम पास्ट के बेसिस पे ये बोल सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में हर साल हो सकता है विनिंग म्यूचुअल फंड कैटेगरी कोई भी हो सकती है। तो इसीलिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 2020 में सेबी ने जब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करा था, मैं इनफैक्ट आपको सर्कुलर दिखाता हूँ, ये 2020 का सर्कुलर है, आप देखिए। और यहाँ पर ये कहा था कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कैटेगरी 2020 में इंट्रोड्यूस हुई और सेबी ने ये रूल निकाला कि इसमें फंड मैनेजर के पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके पास फुल पावर है कि वो किसी भी कैटेगरी में, लार्ज कैप हो, चाहे माइक्रो कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे यूएस मार्केट हो, कहीं भी फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हो इक्विटीज में। ऐसा रूल नहीं है कि भाई आपको 80% लार्ज कैप रखना पड़ेगा, 20% ये रखना पड़ेगा, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। हाँ, आपका ओवरऑल एलोकेशन इक्विटी में या स्टॉक्स में 65% मिनिमम होना चाहिए, ये सर्कुलर आया था। इससे क्या हो गया, अब फंड मैनेजर्स के पास ये पावर हो गई है। अगर मैं फंड मैनेजर हूं और मुझे आज लगता है कि माइक्रो कैप अच्छा करने वाला है, तो मैं अपने पोर्टफोलियो में 70% 60% माइक्रो कैप रख सकता हूं। मुझे रेगुलेशन रोकने वाला नहीं है। हालांकि प्रैक्टिकली ज़्यादातर फंड मैनेजर्स लार्ज कैप को ही ज़्यादा 50% 60% रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी रहती है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक फ्रीडम है आपके पास एज ए फंड मैनेजर। इसी वजह से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मेरे हिसाब से हर एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप या 2 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होने ही चाहिए, क्योंकि जब भी अगर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी परफॉर्म नहीं कर रही है, जैसे कि अभी हमने डेटा में देखा, मान लीजिए स्मॉल कैप लास्ट ईयर 18% तक डाउन हो गए। सडनली अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है तो आपको नींद आना बंद हो जाएगी, अरे यार मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डाउन हो गया। लेकिन फ्लेक्सी कैप अगर आपके पास कैटेगरी है तो उसमें भी हो सकता है कि ड्रॉ डाउन हो, लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस रहेगा कि ऐसा नहीं है कि सारा के सारा पैसा स्मॉल कैप्स में लगा हुआ है। जैसे स्मॉल कैप फंड्स में क्या होता है कि रूल होता है मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही लगना चाहिए। तो यहां पर ये सारी लिमिटेशंस हट जाती हैं, जिसकी वजह से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है। अब क्वेश्चन आता है कि राहुल
45 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। मैं कैसे चुनाव करूं एक सही फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का? तो इसके लिए सिंपल मैंने एक लॉजिक लगाया, मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आप मेरे स्क्रीन पे 5000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे इक्विटी में जाऊंगा और केवल फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को चूज करूंगा। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को यहां पे मैंने सेलेक्ट किया, 135 फंड्स आए। अब इसमें भी मैं केवल ग्रोथ प्लान्स को चाहता हूं, तो मैं यहां पर आकर ग्रोथ को क्लिक करूंगा तो मुझे 45 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स मिले जो कि ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स है। अब इन 45 म्यूचुअल फंड्स को हम फर्दर कैसे फिल्टर आउट करें जिससे हमें सही अच्छे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स मिले? तो सबसे पहला क्राइटेरिया मैं यहां पे एयूएम का डालने वाला हूं। अगर हम इनको एयूएम से अरेंज करें तो आप देख सकते हैं नंबर 1 पे पराग पारिक है, 1,33,000 की एयूएम है तकरीबन। नंबर 2 पे है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 96,000। नंबर 3 पे है कोटक 56,000। बाय द वे इनमें से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एक सही तरीका दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला हम करेंगे कि हम केवल उन्हीं को चूज करेंगे जिनकी एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो मैं यहां पर ये फिल्टर डालूंगा, 10,000 करोड़ से ज्यादा मुझे चाहिए। तो मेरे पास केवल टोटल 12 म्यूचुअल फंड्स निकल के आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिल्टर में लगाऊंगा कि मुझे दीजिए कि कितने पुराने हैं ये म्यूचुअल फंड्स। तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा टाइम सिंस इंसेप्शन। ओके, तो अगर कोई नए म्यूचुअल फंड्स हैं तो शायद मैं उनको अवॉइड करना प्रेफर करूंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे तो 56 मंथ्स हैं आईसीआईसीआई प्रू को। तो अब यहां पर अपन एक नया फिल्टर लगा सकते हैं कि मुझे केवल वही फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स दो जिनका की ड्यूरेशन 100 मंथ से ज्यादा है। तो अपने पास टोटल 10 म्यूचुअल फंड्स आ गए। यहां पर लास्ट क्राइटेरिया मैं लगाऊंगा यहां पर कि रोलिंग रिटर्न्स मुझे आप दो। ठीक है, तो लेट्स से रोलिंग रिटर्न्स 3 ईयर एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न्स। रोलिंग रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज में। सो यहां पर मैं वो क्राइटेरिया लगाता हूं और मैं इनको हाई टू लो अरेंज करता हूं। तो सबसे ज्यादा 3 ईयर एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त मोतीलाल ओसवाल नंबर 1 पे, नंबर 2 पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, नंबर 3 पे पराग पारिक, नंबर 4 पे फ्रैंकलिन एटसेट्रा। अब इनमें से आप चाहो तो सबको इंडिविजुअली एनालाइज कर सकते हो। मैं क्या करने वाला हूं इस वीडियो में, मैं इनमें से टॉप 3 को चूज करने वाला हूं, मोतीलाल, एचडीएफसी एंड पराग पारिक। इनके रोलिंग रिटर्न्स अच्छे रहे, मतलब कि ये कंसिस्टेंटली इन्होंने परफॉर्मेंस दी है 3 साल के एवरेज रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे। तो इन तीनों को थोड़ा हम बारीकी से एनालाइज करेंगे, इनके फर्दर रिटर्न्स देखेंगे, इनके पोर्टफोलियोज भी देखेंगे और इन 3 में से कोशिश करेंगे कि हम 2 को फिल्टर करें और उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी समझने की कोशिश करें। तो मैंने इन 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी रोलिंग रिटर्न्स को यहां पर स्टडी करने की कोशिश करिए। ईटी मनी पे ये डेटा फ्रीली अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। सो मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। तो आप इमीडिएटली देखोगे कि आप कोई भी पीरियड ले लीजिए, चाहे 1 ईयर रोलिंग रिटर्न ले लीजिए, चाहे 3 साल का रोलिंग रिटर्न ले लीजिए, 5 साल का ले लीजिए, 7 ईयर्स का ले लीजिए, आपको पता लगेगा कि जो मीडियन रिटर्न्स आए हैं उसमें मोतीलाल ओसवाल काफी पीछे रहा है। अगर हम एचडीएफसी और पराग पारिक को देखें, यहां पर हम बात कर रहे हैं एसआईपी रिटर्न्स की। जो लास्ट 3 साल के मैंने आपको दिखाए थे वो जो डेटा था वो एसआईपी नहीं था। अब यहां पर हम नैरो डाउन कर रहे हैं कि एसआईपी का अगर हम रिटर्न्स देखें, क्योंकि मोस्ट इन्वेस्टर्स एसआईपी करना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में, इसीलिए अगर हम इसकी देखें तो एचडीएफसी एंड पराग पारिक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पास्ट में। ऑफ कोर्स पास्ट डज नॉट मीन कि फ्यूचर में भी ये गारंटीड होगा, लेकिन एक इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि एचडीएफसी एंड पराग पारिक ने बेटर परफॉर्मेंस दी है बजाय मोतीलाल ओसवाल की। सो इस स्टेज पे मैं ये चाहूंगा कि हम मोतीलाल ओसवाल में ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। अगर आपको मोतीलाल का एनालिसिस करना है तो आप कर लीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन मैं अब आगे कंपेयर करूंगा एचडीएफसी एंड पराग पारिक को और इन दोनों म्यूचुअल फंड्स की पोर्टफोलियो कैसी है, इनका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, इनमें किस तरह की सिक्योरिटी, स्टॉक्स, डेट, कैश वगैरह है, वो सब एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि जब हम पोर्टफोलियो किसी भी म्यूचुअल फंड का देखते हैं तो हमें यह पता लगता है कि उसके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स या उसकी एएमसी की सोच क्या है, और ये सोच ही हमें पकड़ने की कोशिश करनी है और उसको मैच कराना है कि वो मेरी सोच से मिलती है कि नहीं, तभी मैं अपने लिए सही फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड चुन पाऊंगा। तो आगे का एनालिसिस काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो में बने रहें। और अगर अब तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में एक थैंक यू लिख दीजिएगा, मेरे लिए मोटिवेशन हो जाता है। तो चलिए अब डीप डाइव एनालिसिस करते हैं 2 म्यूचुअल फंड्स का। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो एज ऑफ दिसंबर 2025। 4-5 में आपको इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात आप अगर देखेंगे पोर्टफोलियो की तो आपको पता लगेगा कि ये जो सेक्शन है यहाँ पे एचडीएफसी वगैरह ये सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो टोटल स्टॉक्स का एलोकेशन, इंडियन स्टॉक्स का एलोकेशन है अराउंड 64%, 2.92% के आसपास है आर्बिट्राज वगैरह। तो मतलब टोटल इंडियन स्टॉक्स का एलोकेशन है 67%। ठीक है, अगर हम इसको देखें, कंपेयर करें एचडीएफसी से, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का अगर हम देखें पोर्टफोलियो और अगर मैं आपका इसको डेटा दिखाऊं तो ये तकरीबन है यहाँ पर टोटल स्टॉक्स में 84%। तो मतलब इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो
HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का ज्यादा एलोकेशन है, पराग पारिक का कम है। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हुआ। दूसरा डिफरेंस, और इससे इंपैक्ट क्या होगा वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले पोर्टफोलियो कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी चीज अगर हम देखें तो पराग पारिक ने अराउंड 11% यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। ठीक है, वहीं अगर मैं HDFC की बात करूं तो यहां पर कोई भी यूएस स्टॉक्स नहीं इंक्लूडेड है। इसका मतलब यहां पर केवल और केवल इंडियन स्टॉक्स इंक्लूडेड है। तो अब आपके ऊपर है कि अगर आपको लगता है कि मैं इंडियन स्टोरी पे ही फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है आपका ये मानना हो कि 2025 में यूएस मार्केट ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल ये कंपनीज जितनी भी हम देख सकते हैं, अल्फाबेट, गूगल हो गई, मेटा हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजन हो गई, अगर ये ऑल टाइम हाई पे जा चुकी हैं 2025 में, थोड़ा बहुत करेक्शन रिसेंटली हुआ है इनमें, लेकिन अगर आपको AI स्टॉक से डर लगता है, उनकी वॉलेटिलिटी से डर लगता है, तो आपके लिए HDFC फ्लेक्सी कैप बेटर सूटेड है, क्योंकि वो इंडियन स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करता है। लेकिन ये केवल शॉर्ट टर्म की बात है। ठीक है, मैं आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट दिखा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि किस तरह की थिंकिंग है इन म्यूचुअल फंड्स की और उनमें डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तीसरी बात अगर हम नोट करें तो अगर मैं नीचे आऊं तो मैं आपको दिखाऊंगा 1.5% के आसपास इनके पास रीट्स हैं, वो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनका डेट देखिए, अभी पराग पारिक का जो डेट लेवल है अभी अगर मैं टोटल दिखाऊं तो तकरीबन 10.45% ऑफ द मनी इन्होंने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाला हुआ है, जैसे कि ये सारे डेट हो गए यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसके अलावा भी कमर्शियल पेपर्स हैं 1.08% के आसपास जो कि डेट है, और लिक्विड फंड्स भी हैं यहां पर 0.62, मतलब मोटा मोटा 12 से 13% का इनका AUM डेट में पार्क्ड है। तो अगर हम इसी को HDFC में जाएं, HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में देखें तो इनका भी डेट है, लेकिन इनका केवल 0.54% है। मतलब क्या हुआ कि पराग पारिक एक, मुझे ऐसा लगता है, कंजर्वेटिव टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग है। ये लोग डेट को काफ़ी, अभी इन्होंने 12 से 13% का पोर्टफोलियो एक्सपोजर लिया हुआ है, ये चेंज भी हो सकता है टाइम टू टाइम, लेकिन HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो है इन्होंने डेट बहुत कम रखा है, ये प्योरली इक्विटी या स्टॉक्स पे ही फोकस कर रहे हैं। तो अब यहां पर फर्क ये आता है कि अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, आपको ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो पराग पारिक उस तरह का सूटेबल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं एनीवेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं और म्यूचुअल फंड्स में तो मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि उसमें 98%, 97% इक्विटी में ही मेरा पैसा रहे, स्टॉक्स में ही मेरा पैसा रहे, तो मेरे लिए HDFC फ्लेक्सी कैप विल मेक मोर सेंस। क्योंकि अगर आप पराग पारिक का देखोगे, हालांकि इनके रिटर्न्स अच्छे हैं, मैं वो भी डिस्कस करूंगा, अभी दोनों को कंपैरिजन करेंगे, लेकिन यहां पर आपको सोच देखनी पड़ेगी कि पराग पारिक काफी कंजर्वेटिव सोच लेके चलता है। ठीक है, एज ए म्यूचुअल फंड हाउस। तीसरी बात अगर हम देखें तो कैश की बात करें तो यहां पे कैश अगर हम देखें, और भी इसके अलावा भी T-बिल्स जो कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट ही है, और अगर हम कैश कंपोनेंट्स की बात करें तो वो भी अराउंड 7.5%, तो टोटल 8.6% के आसपास वो सारे भी इसमें हैं पराग पारिक में। जबकि HDFC में देखें तो ये लोग के पास भी कैश अभी है, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा रिस्की है, तो ये लोग भी कितने कैश पे बैठे हुए हैं तो देखें तो ये भी 12% के कैश पे तकरीबन बैठे हुए हैं। तो दोनों कैश पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों फंड्स वैसे तो वेल एस्टैब्लिश्ड है और दोनों काफ़ी रिस्क को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारा के सारा पैसा डाला हुआ है, कैश पे बैठे हुए हैं। कैश जरूरी भी होता है म्यूचुअल फंड के पास, क्योंकि अगर रिडम्पशंस रिक्वेस्ट आएंगी तो कैश वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो देखने के बाद जो मुझे मोटा मोटा समझ में आया वो यही आया कि पराग पारिक में एक तो केवल 65% ही इंडियन इक्विटीज है और साथ में डेट कॉम्पोनेंट बहुत ज्यादा है, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए हाइब्रिड, aggressive hybrid mutual fund, if I were to use that terminology. Again, it's not precisely aggressive hybrid mutual fund, but it is towards leaning aggressive hybrid mutual fund. While in case of HDFC Flexi Cap Mutual Fund, it's पूरा equity oriented, right? 98% इनका equity में ही है, तो यहाँ पे आप डिसीजन बना सकते हो अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, या आपकी जो कंजर्वेटिव में जाना है कि एग्रेसिव में जाना है, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ सबसे बड़ा फर्क। अब हम रिटर्न्स देखते हैं, रोलिंग रिटर्न्स HDFC वर्सेस पराग पारिक एंड SIP रिटर्न्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं। तो डेटा आपके सामने स्क्रीन पे है, लेफ्ट में है पराग पारिक, राइट में है HDFC। ओके, किसी भी एक साल के अगर हम रोलिंग रिटर्न देखें, ओके, मतलब अगर किसी इन्वेस्टर ने केवल एक साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो उसका मीडियन या एवरेज रिटर्न क्या रहा होता, तो पराग पारिक में आता है 16.58%, HDFC फ्लेक्सी कैप में निकल के आता है 17.84%। दीज आर ऑल पास्ट रिटर्न्स, राइट। अगर हम 3 साल का होल्डिंग पीरियड मान के चलें किसी इन्वेस्टर का, तो 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स जो निकल के आते हैं वो हैं 18.54% फॉर पराग पारिक एंड HDFC के लिए 19.09%। सो 1 ईयर बेसिस पे एंड 3 ईयर बेसिस पे HDFC ने बेटर परफॉर्मेंस दी है, क्लियरली वी कैन सी दैट। 5 साल के बेसिस पे देखें तो पराग पारिक 20.51% और HDFC ने 17.89%। 7 साल का देखेंगे तो पराग पारिक 21.2,
एंड HDFC 17.24%। मतलब क्या है कि 5 ईयर्स एंड 7 ईयर्स के बेसिस पे पराग पारिक ने बेटर परफॉर्मेंस दी है फ्रॉम ए रोलिंग रिटर्न पर्सपेक्टिव। लेकिन यहां पर एक चीज समझने वाली जो मैं आपको चाहता हूं कि आप समझो, वो ये है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वाज इंट्रोड्यूस्ड, इसका जन्म ही 2020 में हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले पराग पारिक कुछ और कहा जाता था इसका फंड को, ये कन्वर्ट किया इन्होंने फ्लेक्सी कैप में। लाइकवाइज HDFC भी कोई और म्यूचुअल फंड कैटेगरी में था, 2020 के बाद ही इन्होंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कन्वर्ट किया हुआ। एग्जैक्ट डेट्स मुझे नहीं मालूम कब कन्वर्ट किया इन लोगों ने, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या हमें 10 साल या 7 साल के रिटर्न्स देखने भी चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी तो 2020 के बाद बनी है। तो एक ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है। उस हिसाब से अगर मैं देखूं शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए 1 ईयर या 3 ईयर के लिए HDFC ने बेटर परफॉर्मेंस दिया है, पराग पारिक ने 5 या 7 साल में बेटर रिटर्न्स दिए हैं। अब ये पास रिटर्न्स हैं, ये भी कहना मुश्किल है कि फ्यूचर में कौन अच्छे रिटर्न्स देगा। लेकिन अगर मुझे इन दोनों फंड्स को कंपेयर करके समराइज करना हो तो मैं क्या बोलूंगा? पहली बात तो कि दोनों की दोनों वेल एस्टैब्लिश्ड म्यूचुअल फंड्स हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमने इनके पोर्टफोलियो में देखा कि पराग पारिक कंजर्वेटिव स्टाइल है, HDFC जो है वो अग्रेसिव है, रिलेटिवली, इट इज ऑल रिलेटिवली, ठीक है। उसके कंपैरिजन में ये काफी अग्रेसिव है, HDFC काफी अग्रेसिव है। तीसरा ये कि पराग पारिक US स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर लेता है, HDFC नहीं लेता है। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपको एक्सपोजर चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आपका डिसीजन है। तो देखिए, मेरे हिसाब से दोनों म्यूचुअल फंड्स, मैंने आपके साथ डेटा प्रेजेंट किया है, मैं आपको कोई भी बायस्ड ओपिनियन नहीं दे सकता। आप समझदार हैं, आप दोनों में से आपकी नीड क्या है, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, उसके हिसाब से आप दोनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप और भी कोई म्यूचुअल फंड एनालाइज कर सकते हैं। आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अभी कौन सा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ये भी मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि यहां पर एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, केवल रिटर्न्स ही मैटर नहीं करते। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? मान लीजिए कभी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जोर से गिरा बिकॉज मार्केट गिरा, तो पराग पारिक कितना गिरा, HDFC कितना गिरा, ये भी एक इंपॉर्टेंस हो जाता है कि कहां पे हमें ज़्यादा सेफ्टी मिल रही है। तो इन सब बातों का ध्यान रख के आप थोड़ी रिसर्च अपने एंड पे भी करें, और दोनों में से जो भी म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा साबित हो, आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट करता हो, वो आप इन्वेस्ट करें। मेरी कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं कि आप इसके साथ जाओ, उसके साथ मत जाओ। मैंने आपको डेटा प्रेजेंट किया है जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।